My dear students, welcome back to my channel. Today my topic is on DNA fingerprinting. बहुत ही important topic है जेनेटिक्स में, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं और आजकल के जो ज़माने में, आजकल के दौर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे और इसमें से डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्टिव्स नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इसको समझने से पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम जो है डीएनए प्रोफाइलिंग और तीसरा जो नाम है इसका डीएनए टाइपिंग। प्रोफाइलिंग, टाइपिंग, ठीक है। आपको पता है कि इस नाम से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये किस के बारे में, किस चीज के बारे में, किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए इसका जो ये दूसरा नाम है, तीसरा नाम दिया गया है। तो अब हम इसको शुरू करने से पहले हम आपको पहले डीएनए का एक बार फिर हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। डीएनए जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है हमारे जिस्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो जिस तरह हमने इससे पहले भी क्लियर किया है कि वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी में जो एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है, दैट इज डीएनए। आपको पता है कि जो डीएनए इसमें सीक्वेंस से पाया जाता है, हम इसको यहां पर अलग करेंगे इस तरह। ये डीएनए आपका है, तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर सीक्वेंस से पाया जाता है, ठीक है। ये आपको नाइट्रोजनस बेसिस है, ये जो आपको ऑलरेडी पता है। तो इस बारे में बखूब हमें जानना चाहिए। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें डीएनए की जो एनाटॉमी है, जो इसकी जो मॉलिक्यूलर बेस पर हमें पहुंचना है ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है कि जिस तरह आपको पता है कि ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो आजकल के दुनिया में बहुत सारे डिस्प्यूटेड होते हैं, पैटर्नल डिस्प्यूट होते हैं कि किसी बच्चे का जो उसकी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसलिए की जाती है कि उसको पेरेंट कौन है या इसकी मदर कौन है या उसका फादर कौन है, यानी जो ये डिस्प्यूट होता है, पैटर्निटी डिस्प्यूट या फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आजकल की जो मॉडर्न जमाने में इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन बहुत सारे आजकल के जो दुनिया में आज जो हैकिंग हो रही है, स्कैमिंग हो रही है, तो नए नए टेक्नोलॉजीज बढ़ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ इसका अभी कोई तक मतलब ना ये है कि कोई चेंज कर सकता है। अभी तक आजकल इसका कोई मतलब ना ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि जिससे मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्लाइन हो जाए। तो एक साइंटिस्ट जिसको एलिस जेफरी नाम है, इसने 1984 में इस टेक्निक को दिया है। यानी इस टेक्निक को पहले इंट्रोड्यूस किसने दिया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक इसने डेवलप इसलिए किया है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में है, जिस तरह मैंने भी आपको बता दिया, उनको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जो क्राइम करते हैं, जो कभी कभी ऐसे मतलब चोरियां हो जाते हैं, आजकल के जमाने में ज्यादा मतलब कत्ल गारत होता है और आपको पता है कि कितने पूरे वर्ल्ड में कितने ब्लास्ट होते हैं, कितने बे लोग मतलब इनोसेंट लोग मर जाते हैं। उनकी आइडेंटिटी को दरियाफ्त करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को रोनुमा होने के लिए यह टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टेक्निक को समझने से पहले हमने क्लियर कर दिया कि जो डीएनए है इसी पर इसका काम है। तो ये डीएनए जो होता है ये अक्सर ह्यूमन बींग्स में ए टू जेड एक जैसा होता है कि जिस तरह जहां आपका जो डीएनए सर के ऊपर होगा, बाल में होगा, वही डीएनए आपके नीचे पैरों में भी होगा, अंदर भी वही होगा। तो ये डीएनए जो है 99% जो डीएनए हर किसी ह्यूमन बींग्स में सेम रहता है, सिमिलर रहता है। तो 1% जो है वो डिफर करता है। तो ये डिफर जो 99% जो है हम इसको एक साइड करेंगे। जो हम 1% वाला यहां पर आप देखिए, ये समझिए कि ये एक ऐसा वाला पार्ट है जहां पर डीएनए के डिफरेंस पाई जाती है। तो जो ये डिफरेंस वाला पार्ट है, इसी पार्ट को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रिमिनल्स को कैसे किया जाता है और प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, जिसके ऊपर क्राइम हुआ है उसके डीएनए को भी देखा जाता है, जिसने क्राइम किया है उसके भी डीएनए को अक्स किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसको मैचिंग करने के बाद
फिर जो क्रिमिनल होता है उसकी आइडेंटिटी हो जाती है और एज पर इंडियन लॉज के अंडर उसको सजा दी जाती है। ठीक है, जो यहाँ पर आपने देखा है हमारे 99% सेम होता है और 1% यहाँ पर डिफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझे ये डीएनए एक है, समझिए ये डीएनए है और यहाँ पर कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो रिपीट हो जाता है। यहाँ पर एक जगह पर रिपीट हो गया, यहाँ पर दूसरी जगह रिपीट, इनको रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीक्वेंसेस यानी ये आपको क्लियर पता है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स किसी मतलब किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है कि यही मतलब इंसान पर या एनिमल पर या प्लांट पर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा जो निजाम उसको कायम रखता है। तो इस वक्त हम बहुत ही नीचे सतह पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। आप दिमाग रखिए कि हमने सेल पढ़ी, सेल का हमने पूरे ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, तो अलग अलग हमने उनके फंक्शंस पढ़े हैं। तो आज इस वक्त हम न्यूक्लियस के अंदर हैं। न्यूक्लियस के अंदर में भी हम क्रोमोसोम के अंदर भी हैं, वो जहां पर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर भी हम इस वक्त उन बेसिस पर, इन सीक्वेंस पर इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ये यहां पर होते हैं और यहां पर होते हैं, यहां पर ये रिपीट हो जाते हैं। तो ये कैसे मतलब इनको कैसे निकाला जाता है? तो इनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का एक टेक्निक होता है। यानी यहां पर आप समझिए ये बल्क डीएनए है, ठीक है। इस बल्क डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर एक टेक्निक है, उससे हम ये सीक्वेंसेस निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर कुछ पिक्स दिखाए जाते हैं। ये इससे पहले भी नीट में आया था एक क्वेश्चन कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये क्या है, तो ये कैसे निकाले जाते हैं। और ये इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बल्क डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक होता है जिसमें किसी चीज को, किसी सैंपल को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और जहां पर इसका जो ऊपर ये सुपरनेट होता है और यहाँ पर जो पिलेट्स होते हैं, जहां पर नीचे जो बारी चीज होते हैं वो नीचे रहते हैं, जो ऊपर रहता है सुपरनेटल रहता है यहाँ पर। ठीक है, वो आपको आगे समझ में आएगा ये सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे करता है। तो ये आपको जब आप आगे पहुंचेंगे तो उस वक्त आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो 1% डिफर हो जाता है, जो इंसानों में हो जाता है, तो इनको कहते हैं, इनको सैटेलाइट्स कहते हैं। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये सैटेलाइट्स होता है, इन ही सैटेलाइट्स के बदौलत हम डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं। इनके बदौलत हम, इनके जरिए हम क्या करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक्स है उनको इस्तेमाल करके हम आइडेंटिफाई करते हैं, डीएनए प्रोफाइल करते हैं क्रिमिनल्स के, और जो विक्टिम होता है उनको भी डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। तो इसका अब यहां पर देखें सैटेलाइट्स डीएनए सैटेलाइट्स। ये डीएनए सैटेलाइट्स होते हैं क्या? ये बहुत सारे एक ऐसी सीक्वेंस होते हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया कि रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं। तो इसमें दो किस्म के होते हैं, एक तो माइक्रोसैटेलाइट, और दूसरा जो है मिनी सैटेलाइट्स। माइक्रोसैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स। अभी आपको क्लियर हो गया है कि दो सैटेलाइट्स पाए जाते हैं जो डीएनए के जो छोटे छोटे जो सीक्वेंस होते हैं, ये उनको सैटेलाइट्स कहते हैं, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस में हो जाते हैं। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस आपने अभी आपको मैंने बता दिया, तो उनमें क्या होता है कि ये जो माइक्रोसैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स ये क्या बोलते हैं, तो ये दो टाइप के ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो किसी भी प्रोटीन को नहीं बनाते हैं। दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन आया था पिछले नीट में, एक जो पहला जो नीट हुआ था शायद 2019 में, ऐसे दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। लेकिन इनका क्या काम होता है? इनका ये काम होता है कि हम इनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो माइक्रोसैटेलाइट, इसका कोई यहां पर रोल नहीं है माइक्रोसैटेलाइट, लेकिन हमारा जो रोल है यहां पर मिनी सैटेलाइट्स का रहता है। माइक्रोसैटेलाइट का इसमें रोल नहीं है, लेकिन यहां पर ये दोनों के दोनों जो है, इसमें क्या है, ये किसी भी प्रोटीन पर कोड नहीं करते हैं, नंबर एक।
नंबर 2 जो है, जो माइक्रो सैटेलाइट का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रोल कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें फर्क इतना है कि ये जो माइक्रो सैटेलाइट, इसमें जो ये इसमें रिच रहता है कि एडेनिन एंड थायमिन। जो ये मिनी सैटेलाइट हो, ये गायनिन ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। इसमें जो ये डेंसिटी हो जाती है, इसमें एडेनिन थायमिन की डेंसिटी ज़्यादा होती है माइक्रो सैटेलाइट में, और मिनी सैटेलाइट में गायनोसिन और साइटोसिन की जो डेंसिटी है ज़्यादा रहती है। तो होगी बात समझ में। ये माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ये आपको क्लियर हो गया है कि आप अगर आपको नॉलेज आपको इसके बारे में होनी चाहिए, अगर आपको इसको गेन करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और पढ़ेंगे, तो ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स में क्या फर्क है, ठीक है। लेकिन हमें इस वक्त हमें ऑब्जेक्टिव पर जाना है, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ही इस वक्त हमें काम करना है, उसी पर हम इस वक्त टॉपिक आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मिनी सैटेलाइट्स जो है ना, इट इज रिच इन जी ट्रिपल बॉन्ड सी, वाइल एज माइक्रो सैटेलाइट इज रिच इन ए डबल बॉन्ड टी। और इसमें बेस पेयर्स के भी जो सीक्वेंसेस का भी इसमें बहुत सारा असर रहता है। इसमें माइक्रो सैटेलाइट्स में जो ये सीक्वेंस रहती है वो डिफर हो जाती है मिनी सैटेलाइट, लेकिन हमें इस वक्त उसका काम नहीं है, हमें इस वक्त सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट्स का काम होता है। तो क्लियर हो गया ये। तो अब जो ये मिनी सैटेलाइट्स हैं, यहां पर एक VNTRS वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट ये जो मिनी सैटेलाइट्स है, इसमें जो ये छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, तो उनको VNTRS कहा जाता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये एक साइंटिस्ट है, उसका नाम वाइटमैन था, और आर वाइट उसने इसको डिस्कवर किया था, VNTRS को मिनी सैटेलाइट्स में उसने डिस्कवर कर दिया। और यही जो है, दिस इज द की फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो ये की जो है ना, जो ये सीक्वेंस है, दिस इज द की फॉर्म्स द की फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मैकेनिज्म है, उसमें सबसे पहले हमें आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस सैंपल को लेना है। मिसाल के तौर पर आप सलेवा भी ले सकते हैं, आप कोई भी फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड या ब्लड या सीमन या कोई भी जो है ना, तो वो आप ले सकते हैं। उससे हमें क्या है, डीएनए आइसोलेट करना है। सो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द आइसोलेशन एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए। डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेयर फॉलिकल, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टिश्यू, ब्लड एटसेट्रा, ठीक है। तो दूसरा जो इसका जो दूसरा स्टेप जो है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपको पता है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जेनेटिक्स में है कि एक सीजर की तरह काम करता है। ये डीएनए जो फ्रैगमेंट है, इसको ब्रेक डाउन करता है, तो इसको हम मल्टीपल कॉपीज आगे बना सकते हैं। तो फिर इसका तीसरा जो पार्ट है, दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या प्रोसीजर है? ये एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम एगेरोस जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आप एगेरोस ही आप यहां पर समझे, एगेरोस एज ए जेल यहां पर इस्तेमाल करते हैं। जब इसमें वाटर सप्लाई हम यूटिलाइज करते हैं दो साइड से, जो इसमें जो डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो सेपरेट इस तरह हो जाते हैं, वो छोटे छोटे वो बैंड्स बनाते हैं, ठीक है। वो हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो हम अलग टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब ना, जो हम मेरी कोशिश ये है कि हम पूरे बायोलॉजी को इस यूट्यूब चैनल में हम पूरे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो अलग टॉपिक जो होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मेरा अलग सेपरेट टॉपिक होगा। तो लेकिन हमें पहले फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इस वक्त हमें शॉर्ट करना है। तो फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन विद द प्रोब्स। मैंने आपको बता दिया है कि जो मिनी सैटेलाइट्स जो मैंने आपको बताया कि जो डीएनए के जो एक सीक्वेंस होती है, एक छोटी सीक्वेंस होती है, तो उसमें क्या है, वो छोटे छोटे जो सीक्वेंस VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट उसको कहते हैं। तो उसके जो कंप्लीमेंट्री कॉपी बनाते हैं उसको प्रोब्स कहते हैं। Complementary copies are made from the VNTR. VNTR are the small sequences which are present in the mini satellites. And I will recapitulate you that the microsatellites are not used in the DNA fingerprinting.
सो मिनी सेटेलाइट का ये भी एक स्ट्रेच होता है, ये भी एक डीएनए होता है, लेकिन इसमें जो सीक्वेंस होती है वो ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो मैंने आपको क्लियर कहा, वो अभी मैं थोड़ा और मैं लाइट इस पर डालूंगा ये क्या है। तो उसमें एक नॉन कोडिंग वो सीक्वेंस होती है, वो विच आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो तीसरा जो इसका है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, नहीं इसमें जो है ना सेपरेशन ऑफ डीएनए जल एक्टिव हो गया, तो इसमें एक और टॉपिक मिस हो गया हमें यहाँ पर, उसमें नाइट्रोसेल्युलोज पेपर, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर हम क्या करते हैं, इसको ये जो डीएनए जो स्ट्रैंड बनाते हैं इसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज को एक पेपर लगाते हैं, ताकि इसमें जो है एब्जॉर्ब हो जाए, जो डीएनए के जो बैंड्स होते हैं वो इस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर स्किप हुआ था, ये 5 स्टेप, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे स्टेप में यानी 5वें स्टेप में क्या करता है, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो बैंड्स बनता है उसके ऊपर हम नाइट्रोसेल्युलोज को एक पेपर डालते हैं। नाइट्रोसेल्युलोज क्या है, इट हैज एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इट एब्जॉर्ब्स द डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड it can be served, it can be saved for further experiments, ठीक है। तो अगर हम ऐसे रखेंगे जल एक्टिव, कभी कभी ब्रेक डाउन होता है तो हमारा जो पूरा जो प्रोसेस है वो डैमेज हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इसमें जो VNTRA के जो प्रोब्स होते हैं वो हम कंपेयर करते हैं, जो बैंड्स हमने यहां से उठाए थे एग्रोस जल एग्रोफोरेसिस करने के बाद जब हमने नाइट्रोसेल्युलोज पर इसके जो इम्प्रिगमेंट हो गए थे, तो उसको हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्रोब्स के साथ। लेकिन जो VNTR जो होते हैं, VNTR इनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, रेडियो एक्टिव किया है, ये ग्लो हो जाता है, ये चमकते हैं, हो गया ये। इस प्रोसेस में क्या करता है, नाइट्रोसेल्युलोज के जो होता है इस पे हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, किनके, यानी रेडियो लेबल्ड VNTRs। जब ये यहाँ पर होता है तो फिर उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी से इसको डिटेक्ट किया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, ये एक्सरे फिल्म के साथ जब इसके ऊपर लगाया जाता है तो पूरी तरह से हम अलग अलग जो बैंड्स होते हैं वो हमें क्लियर हो जाते हैं। तो फिर लास्ट पर होते हैं कंफर्मेशन। जो ये साइंटिस्ट होते हैं जो यहाँ पर जो ये काम करते हैं, पूरा जो ये इस पे जो जिसका इस पर होल्ड होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे इसको कट किया जाता है, ये जल एग्रोफोरेसिस में जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, जो इसके जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इसके लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, फिर वो कंपेयर करते हैं कि जो यहाँ पर बैंड्स बन गए, मिसाल के तौर पर हमने क्रिमिनल साइड से हमने जो जिसके ऊपर क्राइम हुआ है, जिसके ऊपर जो डेथ हुआ है, उसका हम डीएनए ले लेंगे, उसका मिसाल के तौर पर ये बैंड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 सस्पेक्टेड इंसानों का भी बैंड लिया है जिनका उधर कुछ ट्रेस रह गया है। तो अगर ये बैंड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि यही सस्पेक्टेड है। हमने 1-2 सस्पेक्टेड इंसान को ले लिया, ABCD लिया, इनका भी हमने डीएनए लिया, इसका भी ले लिया इसका। तो हमने यही प्रोसेस किया, इस सैंपल को भी यही प्रोसेस किया और इसको भी प्रोसेस किया। जो ये सीक्वेंसेस जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिस किसी जो सैंपल के साथ मिलेगा तो वही इसका सस्पेक्टेड होता है। दिस इज कॉल्ड एज कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो मैं आपको थोड़ा बहुत और समझाऊंगा यहाँ पर। समराइज करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एलिस जेफरी ने 1984 में दिया है। ये वो टेक्निक है जिसमें क्रिमिनल्स को डिटेक्ट किया जाता है। दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी through which by which the criminals can be identified. तो what is done in this technique, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो क्राइम साइट पर जो उसका सैंपल लिया जाता है जिसके ऊपर क्राइम हुआ है, तो उसकी जो डीएनए सीक्वेंस की जाती है, जो डीएनए सीक्वेंस और जो वहां पर जो क्रिमिनल होता है या सस्पेक्टेड पर्सन का भी डीएनए लिया जाता है, तो उनको कंपेयर किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीएनए में जो 99.9% जो है सेम रहता है हर किसी इंसान को, तो 0.1% होता है वो डिफर होता है। तो जो 0.1% जो है ना, वो जो ऐसी सीक्वेंस होते हैं, वो स्मॉल सीक्वेंस होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस उनको कहते हैं, उनको सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट के भी 2 टाइप्स है, एक माइक्रो सैटेलाइट, उसमें 80 ज्यादा होता है, उसमें 2 to 6 बेस पेयर रहता है, और मिनी सैटेलाइट GC में ज्यादा रहता है और 10 to 100 बेस पेयर होता है। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह सैंपल रहते हैं, उसको क्या किया जाता है, उसके जो टेक्निक होता है उसमें पहले आइसोलेशन की जाती है, फिर है इसमें जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स काटे जाते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किया जाता है, फिर उसके बाद जो है ना वो क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, नहीं नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर उसको
प्रिग्नेट किया जाता है नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर, उसमें क्या होता है कि जो ये फ्रेगमेंट होते हैं वो उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। जो VNTR जो है ना, VNTR यानी ये मिनी सैटेलाइट की सीक्वेंस है, तो वो ऑलरेडी रेडियो लेबल्ड होते हैं, रेडियो एक्टिव बनाया जाता है इनको, ताकि वो अच्छी तरह से इसको ऑटो रेडियोग्राफी में इसको डिटेक्ट किया जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी में जो ये बैंड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेस से जो नाइट्रोसेल्यूलोज पर ट्रांसफर किया जाता है वो जल, उसके ऊपर जो है ना वो बैंड्स देखे जाते हैं। अगर क्रिमिनल का जो बैंड ऐसा होगा एक पोजीशन पर या 3 पोजीशन पर एक जैसा, अगर जो सस्पेक्टेड होगा, जो क्रिमिनल होगा, उसका भी इसी तरह बैंड आएगा 1 या 2 पर, तो उस वक्त ये क्लियर हो जाए कि क्राइम इसी ने किया है। तो इस तरह से कंफर्मेटिव टेस्ट जो है ना, कंफर्मेटिव स्टडी जिसको बोलते हैं, कंफर्मेटिव ऑब्जर्वेशन, इन्हीं बुनियादी पर किए जाते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए ही उससे ये पता चलता है कि जो बैंड्स होते हैं वो किस स्पॉट पर किस इंसान का, किस सस्पेक्ट इंसान का जो क्रिमिनल साइट यानी जिसके ऊपर क्राइम हुआ है उससे ये एक दूसरे के साथ सिमिलर है या नहीं। अगर ये सिमिलर है तो कंफर्म होता है कि फलानी इसका सस्पेक्ट है। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। जो माइक्रो सैटेलाइट, और एक बार दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं ऐसे जिनमें 80 ज्यादा हो जाता है, 2 to 6 बेस पेयर होता है, और दूसरा जो है मिनी सैटेलाइट, इसमें GC ज्यादा होता है, इसमें 100 to 1000 10 to 100 बेस पेयर होता है। तो मिनी सैटेलाइट से ही VNTR बनाए जाते हैं, वो भी एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। तो वही इस DNA फिंगरप्रिंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइवटल रोल इख्तियार करता है। तो इसका जो एप्लीकेशन ये फॉरेंसिक मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, जो क्रिमिनल साइट्स पर क्राइम्स को इसको डिटेक्ट किया जाता है, और एज पर द लॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट उन क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दिया जाता है। तो मेरी कोशिश है कि हम पूरी तरह से इस चैनल को, और मेडिकल पार्ट्स भी इस पे आएगा, जिसमें डिजीज भी होंगे, इसमें वायरोलॉजी भी होगी, माइक्रोबायोलॉजी भी होगी, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जेनेटिक इंजीनियर पर होगा, बायोटेक्नोलॉजी पर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।